ठीक है, सब आप लोग ठीक हैं, पूरा सब नॉर्मल है। बड़े दिनों से आप लोग मेरे से बातें कर रहे थे कि सर यूपीएससी ने जो पीटी में क्वेश्चंस पूछा इंडियन इकोनॉमी से, उसके बारे में डिस्कशन हो जाए। तो काफ़ी समय लग गया क्योंकि क्लास की और प्रायर इंगेजमेंट होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, इस चलते थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त है। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी पीटी 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, उन क्वेश्चंस का डिटेल में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, देर आए हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में आए हैं ताकि कई सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको आ जाएगी। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि सिर्फ फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी बता दें, है कि नहीं। तो आप जो क्वेश्चंस आए हैं उनके डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि PYQ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले बार क्वेश्चंस कुछ ना कुछ उस पर बेस्ड होते हैं, और मैंने पहले भी कहा अराउंड 20% क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें PYQ करना है, मतलब 2024 का पेपर करना है, लेकिन साथ साथ हमें अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी डेवलप करना है। सिर्फ आंसर हमें जानना नहीं है, बल्कि उसका आंसर वो क्यों है, क्या रीज़न है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें, चलिए। तो यूपीएससी पीटी 2024 इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बताए हैं कितने क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 19 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंडियन इकोनॉमी या जो हमने क्लास में बताई है, 19 नहीं बताई है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा कि सारे 19 क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाया है। लेकिन हाँ, जो क्लास में जो मैंने टॉपिक डिस्कस करता हूँ उस टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन, 2 4 5 क्वेश्चन एग्जैक्टली आए भी हैं क्लास में, जो आप लोग जब चर्चा करूंगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन टोटल 19 क्वेश्चंस की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि एक टॉपिक दिया गया है प्रीलिम्स में, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, उससे क्वेश्चंस आया है। ठीक है, आप लोग अपना नोट करते रहेंगे पेपर पेन पे, चूंकि मेरी लिमिटेशंस है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में PDF दिया, दोनों लैंग्वेज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं पढ़ूंगा एक ही लैंग्वेज में, लेकिन जो टर्म्स होंगे उसको दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, और जो एक्सपेंशन होगा वो हमारा बाइलिंगुअल होगा, ध्यान रखेंगे। तो आप लोग पेन पेपर नोट करते रहेंगे, जो लोग ऑनलाइन इसको देखेंगे वो लोग भी नोट करते रहेंगे, ताकि हम रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड भी करेंगे इसको यूट्यूब पर, तो निश्चित तौर पर आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठेंगे तो देंगे। और इसको थोड़ा सा अगर काम का चीज़ लगे तो अपने लोगों में इसको भेजें, इसको बताएं कि भाई कैसे कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और कितना डिटेल में सर ने एक्सप्लेनेशन किया है ना, तो ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। मेरा फ़ायदा तो होगा ही, और लोगों का भी फ़ायदा हो, इससे थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था कि द टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग कुल प्रजनन दर, इन एन इकॉनमी डिफाइंड एज, यानी किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर से क्या मतलब होता है। अब 4 ऑप्शन दिए, मुझे तो पता है ऑप्शन कौन सही है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए इसको। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन ईयर, यानी प्रति 1000 लोगों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में। क्या बोला मैंने? 1000 लोगों के द्वारा एक साल में जितने बच्चे जन्म लेते हैं वो लिखा गया। सेकेंड लिखा गया है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम। 2 वर्ड ध्यान रखिएगा, कपल और लाइफ टाइम, इन अ गिवन पॉपुलेशन। किसी भी जनसंख्या पे, किसी भी देश में कपल मतलब माता पिता या युग्मों ने जो अपने लाइफ टाइम में, पूरे जीवन में जो बच्चों को जन्म दिया। थर्ड क्या दिया गया है? द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया डी द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। यहाँ 2 टर्म ध्यान देना है, चाइल्ड बियरिंग एज और वुमेन। हमेशा ध्यान रखें TFR कुल प्रजनन दर ये 1000 जनसंख्या पे नहीं लिया जाता है, पहली बात गलत हो गया। दूसरा कहा गया कपल और लाइफ टाइम, यानी युग्मों के द्वारा पूरे जीवन काल में पैदा किए गए बच्चों का संख्या, ये भी नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखें, और जन्म दर मृत्यु दर से कोई मतलब ही नहीं है। TFR होता क्या है? तो TFR का मान मैंने क्लास में लिखवाया भी है, बताया भी है कि वीमेन को लेते हैं, महिला को लेते हैं, और महिला के पूरे लाइफ टाइम को नहीं लेते हैं, उनके चाइल्ड बियरिंग एज को लेते हैं, है ना। यही TFR जब भी निकालते हैं देखते हैं कि उस
सोसाइटी में, उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में, टोटल पॉपुलेशन में फीमेल कितनी है, कितनी महिलाएं हैं। और महिलाओं ने अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं, चाइल्ड बियरिंग एज जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में गर्भाधारण आयु, उस एज में महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया, वो जनरली एज माना जाता है 15 to 49 ईयर अपने इंडिया में। कई जगह 15 to 45 ईयर भी दिए गए हैं, लेकिन इंडिया में चाइल्ड बियरिंग एज ज़्यादा होता है 15 to 49 ईयर। तो 15 से 49 वर्ष के आयु के बीच जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उन लोगों ने कितने बच्चों को जन्म दिया, उस बच्चे की संख्या को हम लोग, दर को, रेट को हम लोग, बच्चों की संख्या तो संख्या होगी लेकिन रेट को हम लोग TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर कहते हैं। अब मान लो कि 5000 फीमेल ने, 5000 औरतों ने अगर 15000 बच्चों को जन्म दिया, डेफिनेटली सिर्फ महिलाएं बच्चा जन्म नहीं देंगी। बच्चे को जन्म देने के लिए पुरुषों की आवश्यकता होगी, माता पिता इंडिया में कहा जाता है, फॉरेन में कपल कहा जाता है, लेकिन इंडिया में चूंकि शादी के बाद ही जनरली परंपरा है, तो इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स कहा जाता है, माता पिता कहा जाता है। लेकिन इकोनॉमी में पेरेंट्स या कपल को नहीं लिया गया है, उसमें सिर्फ महिलाओं को लिया गया। ऑल्दो आज के ज़माने में सरोगेसी मदर्स भी होती हैं, बच्चों का जन्म होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम लोग महिलाओं को लेते हैं, हम माता पिता या कपल्स को नहीं लेते हैं। तो 5000 महिलाओं ने अगर 15000 बच्चों को जन्म दिया तो TFR का मान होगा, TFR इज इक्वल टू 15,000, दिख जाएगा आप लोगों को, अपॉन 5000, यानी कि आंसर हो गया 3, यानी कुल प्रजनन दर जो हो गया 3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, TFR इज इक्वल टू जन्म लिए कुल बच्चों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अपॉन फीमेल जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में, गर्भाधान आयु में बच्चों को जन्म देती है। तो TFR 3 हो गया, यानी इसका आंसर डी हुआ, इसका आंसर डी सही हुआ। ध्यान रखिएगा ABC सही नहीं है, इसलिए इसको कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि किसी महिला के द्वारा प्रजनन आयु वर्ग में जो कि 15 to 49 ईयर है, जितने बच्चों की जन्म देती हैं, जितने बच्चों की जन्म देती हैं, उनकी संख्या जो है वो कहा जाता है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी कोई भी फीमेल अपने चाइल्ड बियरिंग एज में जितने बच्चों को जन्म देती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी आ गई, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। वैसे मैंने क्लास में बताया भी, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग सेक्टर से है, ध्यान रखिएगा, ये बैंकिंग सेक्टर से है। क्या है क्वेश्चन ये? तो ये क्वेश्चन कहता है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। ये 4 ऑप्शन दिए गए। हिंदी क्या कहते हैं इसको? समपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व। मैं बार बार कहता हूं, हिंदी मीडियम वाले लोग जो हैं थोड़ा सा इंग्लिश टर्म को भी जाने, कि कई बार हिंदी टर्म जो है वो ज़्यादा टिपिकल होता है, इंग्लिश टर्म कंपैरेटिवली इजी होता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश टर्म भी आप जानते रहें, क्योंकि एग्जाम में जब आपको हिंदी समझ ना आए तो इधर इंग्लिश वाला पार्ट भी क्वेश्चंस का पढ़ लेंगे, आसानी होगी। मैंने क्लास में CBLO बताया आप लोगों को, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO, यहाँ हिंदी में इसको कहते हैं। किसके, निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है? अब लिखित इंस्ट्रूमेंट की हिंदी जो है वो लिखत होती है, भी तो टिपिकल वर्ड है, तो कई बार चीज़ें सब नहीं आते, तो हिंदी थोड़ा सा साथ साथ इंग्लिश भी करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब CBLO होता क्या है? तो मैं तो क्लास में लिया है, बताया भी आप लोगों को, कई लोगों को पता भी है। CBLO क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। शॉर्ट टर्म यानी बोरोवर को, लोन लेने वाले को जब पैसे की आवश्यकता होती है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1 ईयर से लेसर की, इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से कम होता है। तो अब इतना ही से क्लियर हो गया कि ये बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट जहां आपके शेयर बाजार होते हैं, जानते हैं स्टॉक बाजार, जहां पे कई कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि ये लेंडर और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है शॉर्ट टर्म का। यानी जब भी बोरोवर को, किसी लोन लेने वाले व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, जो कि बैंकिंग वगैरह सेक्टर में होता है, बैंक को पैसे लेने की आवश्यकता हो, तो बैंक जो है दूसरे बैंक से क्या करता है? लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, और किस पर? कोलेटरल रख कर, यानी कोई चीज़ मॉर्गेज करके, कोई चीज़ गिरवी रख के लोन लेता है। तो CBLO एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। एक ये मुद्रा बाजार का एक क्या है?
अंग है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कोई बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे बैंक या दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, लेकिन लोन के बदले में उसे कोलेटरल यानी मॉर्गेज यानी गिरवी कुछ रखना होता है। वो पेपर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी असेट्स होगा जो कि रख करके वो लोन ले सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये CBLO एक है जो कि मनी मार्केट में आएगा, मुद्रा बाजार में आएगा, बाकी इन तीनों चारों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये टर्म भी है, आप टर्म को याद कर लग सकते हैं, ये आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन है, RBI का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुन लें इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और 3 स्टेटमेंट गिवन है और तीनों स्टेटमेंट में से उसका कोड गिवन है, कौन सही है बात करेंगे। क्या कह रहा है कि इन इंडिया नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज यानी NBFC, ठीक है, बताया गया आप लोगों को, कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, हिंदी में कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इसका मतलब होता है LAF का तरलता समायोजन सुविधा, यहाँ पे लिखा है चल निधि समायोजन सुविधा, यानी विंडो ऑफ द RBI। यानी क्या भारत में जो NBFC होते हैं वो RBI से LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तरलता समायोजन सुविधा का लाभ ले सकते हैं, यानी उनसे LAF क्या है, LAF मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है जिसके थ्रू कोई बैंक RBI से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। LAF में पढ़ा है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब उसी के पार्ट होते हैं। तो जब भी किसी बैंक को RBI से शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो LAF का यूज करता है, लेकिन NBFC ये नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ किसके लिए होता है, कमर्शियल बैंक के लिए होता है। कमर्शियल बैंक में कौन से बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए होता है, और कुछ प्राइमरी डीलर्स होते हैं। प्राइमरी डीलर पढ़ाया गया क्लास में आप लोगों को, और जो लोग ऑनलाइन वगैरह देख रहे होंगे वीडियो वगैरह, उनको प्राइमरी डीलर्स पे अलग वीडियो में दे दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए, है ना। लेकिन ध्यान रखिए कि ये SCB और प्राइमरी डीलर के लिए होता है, ये NBFC के लिए नहीं होता। हाँ, NBFC को कई बार RBI लोन देती है, इन अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस NBFC को कोई क्राइसिस होता है तो RBI लोन देती है, लेकिन बेसिकली NBFC के लिए LAF नहीं है। यानी पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक। अब देखिए, एक बैंकिंग का पार्ट है और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है जो पढ़ाया गया आपको फॉरेन सेक्टर में। कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताया गया आप लोग को, सरकारी प्रतिभूतियां। यानी क्या विदेशी संस्थागत निवेशक ले सकते हैं, क्या वो GSEC में निवेश कर सकते हैं, क्या GSEC परचेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हाँ। यानी एक फैक्ट आपके लिए हो गया कि क्या विदेशी निवेशक जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, इंडिया के GSEC क्या होता है, जब गवर्नमेंट को किसी भी फंड की नीड होती है, गवर्नमेंट को लोन लेना होता है, तो गवर्नमेंट GSEC अपना बेचती है RBI के थ्रू, और गवर्नमेंट फंड रेज करती है, RBI रेज करती है और गवर्नमेंट को दे देती है। यानी इसमें यानी GSEC परचेज फॉरेन के लोग भी कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक भी कर सकते हैं। यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। थर्ड क्या कहते हैं, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर डेट्स, डेट मतलब डिवेंचर, जिससे हम लोन, एक इक्विटी होता है, डेट होता है। अब इतना बेसिक पता होना चाहिए भाई लोगों को, इक्विटी और डेट। आपको जब मैं फिनेंशियल सिस्टम वगैरह पढ़ाता हूँ, सॉरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे शेयर वगैरह पढ़ाया हूँ, फिनेंशियल सिस्टम में ही पढ़ाया हूँ मैं, शेयर मार्केट, डेप्ट मार्केट, सब जगह पढ़ाया गया। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है क्या डेट मार्केट के लिए, डेट मतलब लोन लेना, इक्विटी मतलब शेयर, तो क्या इसके लिए अलग से कोई बाजार करता है, तो हाँ है। इंडिया में डेट मार्केट का जो सेबी जो है उसने डेट मार्केट के लिए अलग से, यानी ऋण लेने के, लोन लेने के लिए अलग से बाजार शुरू किया था जनवरी 18, 2013 को, ये शुरू किया गया था, है ना, जिसके थ्रू आप डेट जो है मतलब लोन जो है ले सकते हैं,
या निवेशक देगा कंपनियों को लोन और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होंगे वो लोन ले सकते हैं। यानी एक शेयर होता है, इक्विटी के थ्रू लोन लेते हैं। उसमें क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है कि जिसने पैसा लगाया, जैसे आपने रिलायंस का, किसी और कंपनी का, टाटा का, इन्फोसिस का जो शेयर परचेज किया, तो एक शेयर परचेज करते हैं जिस पर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और एक डेब्ट होते हैं, डेब्ट में क्या होता है कि आप कंपनी को लोन देते हो, उसमें कंपनी के प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा जो कि इंडिया में चलता है और डेट फंड कहते हैं उसे। तो ये फिनेंशियल सिस्टम में और फिस्कल पॉलिसी पढ़ाया गया है और अलग से इसके मैंने कुछ वीडियो दिए भी हैं आप लोगों को जो ऑनलाइन लोगों के लिए, और क्लास में तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो डेट और इक्विटी मार्केट अलग अलग है। तो डेट मार्केट इंडिया में है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है, हिंदी वाले भी, चूंकि मैं हिंदी में बोल ही रहा हूँ, अलग से आपको इतना हिंदी पढ़ने की आवश्यकता मुझे लग नहीं रहा है कि हो रही होगी, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकंड और थर्ड सही हो गया, यानी कि डी जो है इसका ऑप्शन जो है क्या हो गया, सही हो गया। डी इसका सही आंसर है, ठीक है। हाँ, बीच में पूछते रहना, और कोई भी डाउट होगा आपको तो पूछते रहना। अब मैं थोड़ा सा फ्लो में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको राइट है कि आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है। वैसे इससे ज़्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर जहाँ डाउट होगा वहाँ क्लास के नोट्स को देख लें, या जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो वीडियो देख लें, या कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं कि सर इस पर अलग से आप मुझे एक्सप्लेनेशन करके वीडियो दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पढ़ाना फिर तो ये 15-20 घंटे का हो जाएगा। और उतना, क्योंकि जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, बेसिक्स वगैरह है कि नहीं। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये भी जो क्वेश्चन, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनमें से कौन सा कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है, उसमें ट्रेडिंग कर सकता है ना। और तीन ऑप्शन दिए गए। पहला इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स। यानी इनमें से कौन लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, क्या वो लगा सकती हैं? तो बिल्कुल, इंश्योरेंस कंपनी LIC है, GIC है, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सब लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा लगा सकते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला इसका सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, पेंशन फंड। क्या पेंशन फंड लगा सकते हैं? तो पेंशन फंड भी ध्यान रखिएगा, पेंशन फंड जो कई सारे पेंशन फंड हैं जो कि आदमी को, इंडिविजुअल को पेंशन देता है रिटायरमेंट के बाद वगैरह, तो पेंशन फंड भी दोनों में पैसा लगा सकते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स, क्या हम लोग, आप, मैं, आप, हम लोग क्या इसमें लगा सकते हैं? तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। पहले जिसे डायरेक्टली हम परचेज नहीं कर सकते थे, हमें बैंकों जाना होता था, अब RBI ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक विंडो ओपन कर दिया है। ऑनलाइन आप डायरेक्टली RBI से GSEC परचेज कर सकते हैं, यानी आप GSEC में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले था कि अगर हम लोग चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना, सरकारी प्रतिभूतियां परचेज करना, तो पहले हम लोग नहीं कर सकते थे। पहले हमें बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही हम गवर्नमेंट के सिक्योरिटी परचेज कर सकते थे। लेकिन अब जो है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और हम लोग भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा सकते हैं। तो यानी कि 1, 2, 3 तीनों हो सकता है। पेंशन फंड क्या होते हैं? कई सारे, NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, EPFO है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके थ्रू भी ये लोग भी क्या कर सकते हैं, इन दोनों में पैसा लगा सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब। यानी कि 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, चेहरे पे थोड़ा सिकन आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ ओवर हो रहा है, ज़्यादा परेशान मत होइए। ये होइए कि भाई ये जो है कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो ये हम लोग तीनों लोग जो हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे पेंशन फंड हो, और चाहे आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हो, रिटेल मतलब हम आप कोई भी, ये लोग दोनों जगह पैसा लगा सकते हैं, दोनों जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हिंदी वाली बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक, इतना मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना समझ में तो आ जाएगा। आप लोग इसका, मैंने पहले ही बोला कि PDF आप इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
मैं हट जाता हूँ बार बार, और नहीं तो आप इसका मुझसे टेलीग्राम पर और कहीं से डिमांड भी कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बहुत लोग बस क्वेश्चंस तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 5th क्वेश्चन की। ये भी बैंकिंग से क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग और मतलब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल सिस्टम इंडिया का जो वित्तीय प्रणाली है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है। क्या है 5th क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, दूसरा है मोटर व्हीकल्स, तीसरा है करेंसी स्वैप। विच ऑफ द एबव इज आर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, मोटर वाहन, मुद्रा की अदला बदली, इनमें से कौन सा वित्तीय लिखत या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनमें कौन सा है? तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वित्तीय लिखत या वित्तीय प्रपत्र क्या होता है, क्या होता है ये? तो कोई भी ऐसा पेपर जिसके थ्रू आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं निवेश करते हैं, जैसे मान लो कि आपने शेयर परचेज किया, पैसा दिया, शेयर लिया, वो क्या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कोई बॉन्ड आपने परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, पैसा दिया, वो भी आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जिससे का आपका क्या है, वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? तो जहाँ पर भी आप पैसा लगाकर कोई पैसा लगाते हैं, उसके बदले में जो प्रूफ आता है वो सब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही कहे जाते हैं, जिसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या कोई डिविडेंड मिलेगा, कुछ भी होता है। ठीक है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है 2 टाइप के होते हैं। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप के होते हैं। वित्तीय जो लिखत होते हैं, प्रपत्र होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैश इंस्ट्रूमेंट और एक होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न कहते हैं इसको, जो उत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स। यानी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप के होते हैं। अब यहाँ तीनों जो है, क्या ETF है? तो हाँ ETF है। ये भी एक टाइप का क्या है, एक ETF एक फंड है जिस पर अलग से मैंने क्लास लिया, आप लोगों को बताया भी हूँ, और पिछले बार भी बजट में इसके बारे में 2023 के बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया था, वहाँ भी मैंने बताया भी है, और आप लोगों को इसका ऑनलाइन वीडियो भी अवेलेबल होगा, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं इसको। तो ETF जो है एक फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जहाँ लोग पैसा लगाते हैं। एक्सचेंज, जो पैसा एक्सचेंज में लगता है, शेयर मार्केट में लगता है, स्टॉक एक्सचेंज में लगता है। तो ये जो टोटल जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही है, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। करेंसी, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल कैसे हो जाएगा? तो मोटर वाहन, गाड़ी घोड़ा कार, ये सब कैसे हो सकते हैं? ये तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएंगे नहीं, तो सेकंड इसका रॉन्ग हो गया। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप क्या होता है? जब एक करेंसी को हम दूसरे करेंसी में चेंज करते हैं, बदलते हैं, या जब ट्रांजैक्शन 2 करेंसियों में होता है, उसे हम करेंसी स्वैप कहते हैं। ठीक है। तो करेंसी स्वैप क्या है कि 2 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या 2 फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या 2 फिनेंशियल करेंसी, जब कोई 2 संस्थाएं मान लो है, ऐसे समझते हैं, 2 संस्थाएं हैं और वो आपस में 2 करेंसी को चेंज करती है। रुपी को डॉलर में, डॉलर को रुपी में। इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ, इंडिया बांग्लादेश के बीच में होता है, इंडिया रसिया के बीच में हुआ था, यानी करेंसी स्वैप। तो जो करेंसी स्वैप होता है, यानी एक अदला बदली, करेंसियों की अदला बदली, नोट की अदला बदली, मुद्रा की अदला बदली, वो भी हमारा एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही माना जाता है ना। तो ये तीनों जो हैं, तीनों में फर्स्ट और थर्ड सही है। मोटर व्हीकल कोई फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए इसको काट देंगे, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका 1 और 3, यानी डी जो है आपका आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा। तो 2-3 चीज़ें। करेंसी स्वैप क्या होती है? करेंसी की अदला बदली, जब 2 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में करेंसी की अदला बदली करते हैं, डॉलर रुपी, यूरो रुपी, पाउंड्स रुपी, रूबल रुपी, कुछ भी तो ऐसे होते हैं, उसे करेंसी स्वैप कहते हैं। और बाकी तो 2 आप समझ ही गए। तो ये दोनों चीज़ें जो आती हैं फर्स्ट और थर्ड, यानी कि आंसर इसका डी हो गया। ठीक है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन के। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल NCERT से आपको दिया गया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ते नहीं NCERT, सोचते हैं कि UPSC तो बड़ा भयानक भयानक क्वेश्चन देगा। ऐसा मत कीजिए। आप NCERT को पढ़िए। UPSC सिर्फ भयानक भयानक क्वेश्चन नहीं देता है, UPSC कई बार सिंपल क्वेश्चन भी देता है, और वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई होते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि विद द रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स।
भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक, दो बनाए गए हैं टेबल, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधि, और सेक्टर यानी क्षेत्र लिखे गए। अब बताना है कि मैचिंग कौन सा, क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी ऑफ देयर पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से दोनों पेयर जो हैं सही सुमेलित हैं, ये देखना है। तो पहला क्या है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कृषि उत्पाद का भंडारण। ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है वो आता है प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन उनका स्टोरिंग जो करते हैं, उसका भंडारण जो हम करते हैं, उसके लिए जो वेयर हाउसिंग बनाते हैं, गोडाउन बनवाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनवाते हैं, ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी में नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, गोडाउन का कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन, कोल्ड स्टोरेज का कंस्ट्रक्शन, ये सब कहाँ पे आएंगे, ये सेकेंडरी में आएंगे। यानी पहला इसका जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन तो प्राइमरी में होता है, लेकिन उसका स्टोरेज वगैरह जो है सेकेंडरी में आता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। डेयरी फार्म, ये प्राइमरी सेक्टर का है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वही डेयरी फार्मिंग होता है, जो कि नेचर पे डिपेंड होते हैं। आप जानते हैं 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, प्राथमिक को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना, और उद्योग को हम लोग सेकेंडरी को उद्योग भी कहते हैं, द्वितीयक भी कहते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है, यानी डेयरी फार्म ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया। थर्ड जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स के लिए हुआ है और कई लोग इसमें कंफ्यूज किए हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिज की खोज, ये दिया गया टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन ध्यान रखिए कई लोग इसको मानते हैं टर्शियरी सेक्टर में, लेकिन बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर किया था। माइनिंग, क्वेरिंग वगैरह, मिनरल का खोज करना है, सब जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। बहुत लोग सोच करते हैं खोजना है तो भाई वो सर्विस सेक्टर हो जाएगा। अरे भाई फार्मिंग में, प्राइमरी सेक्टर में हल चलाना है तो सेवा देना है, लेकिन हल चलाना किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा, वो टर्शियरी में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, जो एक्टिविटी आपके नेचर पे डिपेंड होती है, उससे रिलेटेड होती है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो बहुत लोग को सोचे एक्सप्लोरेशन मतलब खोज करना, खोज करने के चलते उसको टर्शियरी में सही मान लिए, वो गलत है। ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ये सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड जो है गलत है क्योंकि ये टर्शियरी में नहीं है, प्राइमरी पे। विविंग क्लॉथ, कपड़े की बुनाई, है ना, ये किस में, द्वितीयक में आएगा, बिल्कुल सही, सेकेंडरी में आएगा। यानी कितने सही हो गए इसमें, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, यानी कि ओनली 3, यानी कि सी जो इसका है आंसर जो है वो सही है। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। बताओ कितने बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, तो निश्चित तौर पर कई बेसिक क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें एक आइटम्स दिया गया है, कैटेगरी दिया गया है और पूछा कि कौन सा कौन कैपिटल है। अब देखो यहाँ पे जान लो, कैपिटल जो होते हैं यानी पूंजी इसे कहते हैं, कैपिटल 2 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, दूसरे को कहते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। हिंदी में कहते हैं पूंजी, अस्थाई पूंजी, और दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। अब यहां समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो लंबे समय तक आपके साथ रहता है, यानी आपने जो पैसा लगाया वो कहां लगाया। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे आपने कार परचेज किया, तो कार जो हो गया, जो तो पैसा लगाया आपने किसी काम करने के लिए कार परचेज किया है, तो कार क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। लेकिन कार में जो पेट्रोल भरवाते हैं वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल जल्दी खत्म होते हैं, फिक्स कैपिटल लंबे समय तक रहते हैं। आपने कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, पूंजी लगाया, तो बिल्डिंग क्या हो गया, उसमें जो पैसा लगा वो हो गया आपका फिक्स कैपिटल, लंबे समय तक रहेगा। और जो आपने बिल्डिंग को मेंटेन करने में, व्हाइट वॉश करने में, पेंटिंग करने में पैसा लगाया, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं क्या,
उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। बोलते रहो भाई, थोड़ा बोलोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, हाँ आता है आपको। जैसे आपने मोबाइल परचेज किया, वो क्या होगा, फिक्स कैपिटल हो गया, लेकिन आपने जो आपने परचेज किया, उसका रिचार्ज किया, उसमें डेटा भरवाया, वो सब क्या हो गया, वो वर्किंग कैपिटल हो गया। उससे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आइटम्स, फार्मर प्लो, किसान का हल, हल क्या है, वर्किंग कैपिटल है? नहीं, हल लंबे से तक रहता है उसके पास, हल बैल ये फिक्स कैपिटल होते हैं। आज हल परचेज किया, वो सालों साल फार्मर के पास रहेगा। ट्रैक्टर परचेज कर लिया, वो सालों साल फार्मर के पास रहेगा, लेकिन ट्रैक्टर में जो डीजल भरवाया वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो हल जो है वो फार्मर का वर्किंग नहीं होता है, ये फिक्स्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला रॉन्ग हो गया। कंप्यूटर, कंप्यूटर हम लोग खरीदते हैं, सब लोग रखते होंगे, आप लोग रखे होंगे, बहुत लोग पास दिख रहा है, क्लास में बैठे हुए लेकर कंप्यूटर, टैब लेके बैठे हुए लोग आप लोग, मैं भी रखा हुआ हूँ टैब, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिक्स कैपिटल, ये सही है बिल्कुल। थर्ड क्या हो गया, यार्न यूज्ड बाय द वीवर, है ना, यानी जो बुनकर होते हैं उनके द्वारा जो सूत का प्रयोग किया जाता है। जो बुनकर ने जो मशीन खरीदा बुनाई के लिए, वो हो जाएगा फिक्स कैपिटल, लेकिन जो सूत जिससे कपड़ा बना वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये फिक्स कैपिटल नहीं होगा, ये वर्किंग कैपिटल होगा। समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अब आ गया पेट्रोल, ये क्या है बताया मैंने, कार हो गया फिक्स कैपिटल, लेकिन पेट्रोल हो गया वर्किंग कैपिटल, यानी कि ये फोर्थ हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों रॉन्ग हैं, और सेकंड और फोर्थ दोनों सही हैं। यानी हाउ मेनी, मैंने पहले पिछले साल बताया था, हाउ मेनी वाला कंसेप्ट बड़ा खतरनाक है। कोड वाला ठीक है, कोड में तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, 1 2 2 3 1 2 3, तो आप देखते हैं कि एक सही है, दो सही है, तो ऐसे हो जाता है। हाउ मेनी में क्या होता है, बड़ा टिपिकल होता है, पिछला क्वेश्चन भी हाउ मेनी वाला आया था। तो हाउ मेनी में दिक्कत होती है, लेकिन हाउ मेनी में थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन पता है, तभी आप कर पाएंगे। तो बी का आंसर हो गया ओनली 2, सॉरी सेवंथ का आंसर हो गया ओनली 2, यानी बी सही हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेवंथ क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल मैंने कहा था कि 19 क्वेश्चन है, एक फिर जितना देर हो सकता है उतना करेंगे, फिर एक ब्रेक दे करके फिर हम लोग, ताकि ओवर की कई टॉपिक्स हैं ना, तो रिलेटेड हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिमाग से ऊपर चीज़ें निकल जाए और फिर समझ नहीं आए, तो फ़ायदा नहीं, इस क्लास का कोई वर्थ नहीं होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके सबको करते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा भी टिपिकल क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द रूल्स और रूल इम्पोज्ड बाय द आरबीआई वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय, मतलब ट्रीट करते समय आरबीआई जो नियम और नियमों को अधिरोपित करता है उसके संदर्भ में बात किया गया है। अब इसमें दो आपके स्टेटमेंट गिवन है और फिर उसका कोड गिवन है। पहला क्या है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरीज। होली ओन्ड सब्सिडियरी, यहाँ समझना होगा, होली ओन्ड सब्सिडियरीज ये क्या होती है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए, पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरीज बैंक्स। ये पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक जो कंपनियां होती हैं या यानी होली ओन्ड सब्सिडियरीज होती हैं, ये क्या होते हैं, इसको पहले समझते हैं, फिर अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या होता है कि जब एक कंपनी जो है उसे कहते हैं पेरेंट कंपनी, माने बड़ी कंपनी, वो किसी कंपनी को क्या कर लेती है, अक्वायर कर लेती है। जैसे आपने सुना होगा इंस्टाग्राम को एफबी ने, फेसबुक ने अक्वायर कर लिया, यानी इंस्टाग्राम क्या हो गई, होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी हो गई, जिसको पूरी की तरह फेसबुक ने अक्वायर कर लिया। जैसे एक कंपनी है जो नॉनवेज खाते होंगे, जानते होंगे, यहाँ कई सारे आउटलेट होंगे, KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन, वो किसके अंदर काम करता है, वो एक कंपनी अलग थी, लेकिन उसको पेप्सिको ने एक्वायर कर लिया। यानी 100% शेयर जो है KFC में पेप्सिको का हो गया, पूरा पेप्सिको मालिक हो गया, लेकिन ब्रांड KFC का है, ब्रांड इंस्टाग्राम का है, लेकिन कंपनी कितना, 100% ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी, यानी फेसबुक जो है पेरेंट कंपनी हो गया जिसने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। ठीक है ना,
KFC एक पेरेंट का ये WS हो गया, होली ओन्ड सब्सिडियरी हो गया, और जो पेप्सी को है, पेप्सी की कंपनी जो है वो उसकी पेरेंट कंपनी हो गई। ऐसे ही बैंक भी होते हैं, कई सारे बैंक फॉरेन के बैंक हैं जो बैंकों का अपना अस्तित्व होता है लेकिन कोई और बड़ा बैंक उनको एक्वायर कर लेता है। तो क्या पूछता है क्वेश्चन कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी इन इंडिया, यानी जो ऐसे बैंक होते हैं जिनका पेरेंट कंपनी कोई और होता है और वो होली ओन्ड होते हैं, क्या वो बैंकों के लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है? तो इसका आंसर रॉन्ग है। ये रिक्वायरमेंट है 300 करोड़ और 500 करोड़, इससे चेंज हो गया, यानी रिक्वायरमेंट है। ये तय रखिए कि रिक्वायरमेंट है, पहले 300 करोड़ था और 500 करोड़ हो गया। यानी जो होली ओन्ड सब्सिडियरी बैंक है, पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक है, कौन से बैंक? विदेशी बैंक, उनके लिए RBI कहता है कि उनके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट जो पहले 300 करोड़ था अब 500 करोड़ हो गया, यानी बिना उसके कोई कंपनी जो है, कोई बैंक जो इंडिया में ऑपरेट नहीं हो सकता, इतना कैपिटल चाहिए। यानी पहला जो है ऑप्शन स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स, है ना? क्या जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो 50% उसमें इंडियन होने चाहिए? तो यस, ये सही है। यानी जो भी, अगर मान लो कि 10 बोर्ड मेंबर बाहर के हैं, टोटल बोर्ड मेंबर है उस बैंक में, कोई फॉरेन की बैंक जो होली ओन्ड सब्सिडियरी है, पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंक है, अगर उसका 10 मेंबर हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, उसमें 5 डायरेक्टर जो है कम से कम इंडियन होने चाहिए, तभी जाके बैंक इंडिया में काम करेगा और RBI उसको परमिशन देगी। यानी होली ओन्ड सब्सिडियरी बैंक्स क्या होते हैं, होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनीज क्या होती हैं, वो समझ गए कि ये कंपनी होती है, उसका 100% शेयर कोई और बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है। उस केस में बैंक अगर है तो उसका कैपिटल कम से कम है, बताया मैंने, और अगर मान लो उसके मेंबर्स की बात की जाए, बोर्ड मेंबर्स की बात की जाए, तो 50% बोर्ड मेंबर जो हैं उन्हें होने चाहिए, अदरवाइज जो बैंक जो है इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए RBI उसको अलाउ नहीं करेगा। यानी कि इसका आंसर जो हो गया 2 ओनली हो गया, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, यानी बी केवल 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 50% बाहर के हो सकते हैं, 50% इंडिया के होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 9, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्या क्वेश्चन है ये? विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना? हिंदी में क्या है? भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR होता क्या है? पहले CSR समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, ताकि आसानी होगी आपको। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट expenditures that benefit the company directly or simply will not be considered as the CSR activities। मतलब हिंदी में CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्या करें? CSR अलग से कंपनी अपनी एम्प्लॉय को क्या देती है, कंपनी अपने लोगों को कितना लाभ देती है, कर्मचारियों वगैरह को, उससे CSR का कोई मतलब नहीं है। CSR जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज जो है आपको अपने गवर्नमेंट को देना है, जो कि 2% है। यानी कि आपने एम्प्लॉय को क्या दिया, कितना बोनस दिया, कितना बेनिफिट दिया, कंपनी में कितनी फैसिलिटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप और क्राइटेरिया तो बताया मैंने, क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो आपको अपने टोटल एवरेज प्रॉफिट का, 3 साल के प्रॉफिट का आपको क्या देना है? 2% देना ही देना है। यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है, एम्प्लॉय के बेनिफिट से कंपनी के CSR का कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? सेकंड क्या है? CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। ये कहता है कि क्या ये मिनिमम स्पेंडिंग नहीं कहता है? तो कहता है, क्योंकि 2% कहा गया कि आपको 2% देना है, जो भी आपके प्रॉफिट हैं
उसका 2% आपको देना है। किसका? 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2% देना है, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग है। CSR क्या रूल में मेंशन नहीं करता? CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तो करता है ना, यानी कि सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है, यानी ए जो आंसर है वो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपने CSR भी जाना और आपने कई सारी चीज़ें इसमें जानी जो कि निश्चित तौर पर आगे भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके फायदेमंद। इसी से मैंने थोड़ा लेट से शुरू किया था ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चले साथ साथ इस PYQ क्वेश्चन को करते हुए। अब आते हैं 10th क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लेते हैं और कई कंसेप्चुअल चीज़ें भी इसमें है। क्वेश्चन देख के डरेंगे ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेटमेंट 1 दिया गया है, इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. क्या कह रहा है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका USA अपने ऋण पर चूक करता है, डिफॉल्टर होता है, मतलब जो लोग उसके ऋण दिए हैं उसको पे नहीं कर पाता है, तो US ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टिपिकल था इसलिए मैंने हिंदी में भी इसको पढ़ दिया ताकि आसानी हो। यानी मान लो कि आप US ट्रेजरी से, US गवर्नमेंट से, US फेडरल रिजर्व बैंक से आपने कोई क्या परचेज किया है? बॉन्ड परचेज किया है, ट्रेजरी बॉन्ड परचेज किया है, और अगर US गवर्नमेंट डिफॉल्टर हो जाती है तो क्या उस बॉन्ड के लिए, क्योंकि बॉन्ड में अपने पैसा, डिफॉल्टर मतलब क्या होगा कि वो लोन पे नहीं कर पाएगी जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे, जो ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर्स होंगे। जैसे मान लो कि आपने इंडियन गवर्नमेंट का GSEC परचेज किया है, आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया है और आपके पास GSEC है और गवर्नमेंट डिफॉल्टर हो गए, जैसे अभी हुआ था श्रीलंका में ना, समस्या आई थी, डिफॉल्टर हो गई थी श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो उस समय क्या होगा? तो क्या आपको दावा करने का, क्लेम करने का, गवर्नमेंट पे केस करने का राइट है? वही ये दे रहा है कि क्या इफ द USA वर टू डिफॉल्ट ऑन डेट, कर्जों पर डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट मतलब कर्जा पे नहीं करना। हम लोग अगर बैंक से लोन लेते हैं और कर्जे को पे नहीं करते तो हम डिफॉल्टर हो जाते हैं बैंक के, तो क्या बैंक हम पे क्लेम नहीं कर सकता है? बैंक हमारे प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकता है? वैसे ही कह रहा है कि डिफॉल्ट ऑन डेट होल्डर्स ऑफ द US ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। क्या नहीं कर सकते हैं? ये कह रहा है। सेकंड कहता है क्या? स्टेटमेंट 2, द USA गवर्नमेंट डेब्ट्स इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी USA सरकार का ऋण कोई मूर्त, यानी हार्ड, मूर्त मतलब विजिबल, जो दिखता है, कोई एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी, परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। यानी जो गवर्नमेंट लोन लेती है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को समझ लो, जो गवर्नमेंट ने GSEC आपको बेचा है और लोन लिया है, तो गवर्नमेंट ने कोई कहा है क्या कि अगर मैं लोन नहीं पे कर पाएंगे हम लोग, मतलब गवर्नमेंट अगर लोन नहीं पे कर पाएगी तो क्या गवर्नमेंट ने कही है कि प्रॉपर्टी बेचकर आपको लोन देंगे, चुकाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल विश्वास पे होता है। गवर्नमेंट जब बोरोइंग करती है ना, तो जनरली गवर्नमेंट असेट्स को दे करके, मॉर्गेज करके लोन नहीं लेती है। जैसे हम लोग मान लो होम लोन लेते हैं, तो क्या होम लोन का रूल है कि अगर आपने होम लोन को नहीं पे किया तो बैंक क्या करेगा? आपके बिल्डिंग को, आपके मकान को सीज कर लेगा, कुर्की कर लेगा और अपने लोन की रिकवरी करेगा। आपने गाड़ी पे लोन लिया है, कार पे लोन लिया है, अगर बैंक के कार के लोन को नहीं चुकाएंगे बैंक को, तो बैंक आपके कार को सीज कर सकता है। इसे कहते हैं कि किसी असेट्स के अगेंस्ट में उसका रिकवरी होना। अगर असेट्स आपने लोन नहीं पे किया तो बैंक उस असेट को लेकर के अपने लोन का रिकवर कर लेगा। वही पूछा, क्या US गवर्नमेंट किसी असेट के अगेंस्ट में लोन लेती है या सिर्फ ये फेथ ऑफ द गवर्नमेंट होता है? तो बिल्कुल कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कोई असेट्स दे करके लोन नहीं लेती। जनरली वो क्या होता है? फेथ पे काम करती है, फेथ पे चलता है। यानी कि आप बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आप जो है क्या कर सकते हैं?
जो भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के होल्डर्स हैं, अगर यूएस गवर्नमेंट ने लोन नहीं पे किया तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, अपने दावों का प्रयोग कर सकते हैं। एक लीगल बॉन्ड होता है, कानूनी बॉन्ड होता है, जो धारकों का अधिकार होता है, बॉन्ड होल्डर्स को पावर होता है कि अगर गवर्नमेंट ने लोन नहीं पे किया तो आप गवर्नमेंट से उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे इंडिया में भी है, आप अगर जीसेक रखे हुए हैं और गवर्नमेंट ने नहीं दिया, आपका लोन वापस किया, तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा सकते हैं, अपने राइट का, अपने पावर का उपयोग कर सकते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई मॉर्गेज करके, कोई असेट रख करके लोन नहीं लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिर्फ फेथ पे काम करती है, फुल फेथ एंड क्रेडिट कहते हैं इसको, यानी विश्वास पे चलता है। गवर्नमेंट को भी इतना तो विश्वास हम लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिफॉल्टर नहीं होगी, और खासकर यूएस और अमेरिका जैसी गवर्नमेंट तो इतनी डिफॉल्टर नहीं हो सकती है कि न दे, है ना। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब नीचे दिया गया है, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो पहला तो स्टेटमेंट 1 ही इनकरेक्ट हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट आर बोथ आर करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट 1 ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसलिए स्टेटमेंट डी जो है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कथन 1 सही है, सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। यानी 10th का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ये आपका एक कंसेप्ट भी हुआ, और यूएस का है, इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के लिए भी वही चीज़ हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। थोड़ा कंसेप्चुअल समझते हैं इसको भी। पहला स्टेटमेंट है सिंडिकेटेड लेंडिंग। अब ये समझेंगे क्या होता है। स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोअर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। अभी समझाता हूं इसको। फिर स्टेटमेंट 2 दिया गया। स्टेटमेंट 1 को पहले समझ लेते हैं, स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। क्या होता है सिंडिकेटेड लेंडिंग? सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या होता है? सिंडिकेटेड लेंडिंग होता है कि जब कई सारे लोग, जैसे हिंदी में कहते हैं सामूहिक ऋण, सामूहिक उधार, यानी कई सारे बैंक मिल करके किसी एक आदमी को लोन देते हैं। बेसिकली बिजनेस लोन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस लोन होते हैं। जैसे माल्या थे, विजय माल्या, उनको कई बैंकों ने मिल के लोन दिया है। मान लो माल्या को 1000 करोड़ रुपए के लोन की आवश्यकता है, एक बैंक उसको नहीं दे पाएगा, एक बैंक को उतना पैसा नहीं होता है, तो आरबीआई ने रूल बनाया कि 4-5 बैंक मिल करके आप उनको फाइनेंस कर दीजिए, आप उनको लेंडिंग कर दीजिए। सो जब 2 या 2 से अधिक 2 और मोर लेंडर्स ज्वाइंटली प्रोवाइड्स लोन टू वन बोरोवर्स, जब 2 या 2 से अधिक जो लेंडर हैं, ऋणदाता है, वो एक साथ मिल करके किसी उधार लेने वाले व्यक्ति को, जो कर्जदार है, उसको लोन देते हैं। यह तब होता है जब लोन अमाउंट बहुत बड़ा होता है और एक बैंक उसको नहीं दे पाता है, उस समय ये यूज़ किया जाता है और ये काइंड ऑफ बिजनेस लोन है। तो क्या कहता है कि क्या ये रिस्क बढ़ाता है? तो बिल्कुल सही है। जब सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर्स। तो अगर मान लीजिए रिस्क क्या पूछता है कि क्या उधार सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है? बिल्कुल। यहाँ पे क्या, अगर जिसने पैसा लिया है, बोरोवर जो लोन लिया है, वो अगर लोन नहीं पे किया तो एक साथ कई लेंडर्स को, कई बैंकों पर उसका इंपैक्ट होगा। मान लो कि एक बैंक ने लोन दिया है और आप उस लोन को नहीं पे करते, उसका असर सिर्फ एक बैंक पे होगा। लेकिन अगर एक बैंक ने नहीं, 3-4 बैंकों ने मिलकर लोन दिया है और तब अगर बोरोवर लोन नहीं पे करता है, तो डेफिनेटली उसका असर जो है ज़्यादा बढ़ेगा और वो सभी लेंडर्स पर, सभी बैंकों पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। यानी स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, ये रिस्क जो है बढ़ाता है, जोखिम बढ़ाता है। ठीक है। सेकंड क्या है,
सेकंड कह रहा है कि द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लम्प सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। अब सिंडिकेटेड लोन और क्रेडिट लाइन में क्या अंतर होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो नाम सुना आप लोगों ने कभी, क्रेडिट लाइन। देखो सिंडिकेटेड लोन क्या हो गया कि सब दो से अधिक लेंडर्स जो है एक साथ अपने पैसे को किसी एक आदमी को लोन देते हैं, किसी एक बोरोवर को लोन देते हैं, तब जब लोन की जो लिमिट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्रेडिट लाइन क्या होता है, ये कुछ अलग होता है। क्रेडिट लाइन का लिमिट होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड क्या है, एक लिमिट है, आपको बैंक ने दे दिया 1 लाख का क्रेडिट कार्ड, आप उतने पैसे तक निकाल सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं, और जब भी उसका टेन्योर होगा, टाइम होगा, उस टाइम को उस पैसे को जमा होगा। तो क्रेडिट लाइन एक लाइन है, एक लिमिट है जिसके अंदर बैंक आपको देता है फैसिलिटी। एक काइंड ऑफ फैसिलिटी है, लोन नहीं है। सिंडिकेटेड लेंडिंग एक लोन है, जो लोन अमाउंट दिया जाए लमसम में, एक साथ 1 लाख 10 लाख इतना 1 लाख 10 लाख नहीं, बड़े अमाउंट होते हैं, 2-4-100,000 करोड़ होते हैं, बड़े अमाउंट होते हैं। तो सिंडिकेटेड लेंडिंग जब एक साथ एक ही बार लमसम में पैसा एक बैंक जो है, कई सारे बैंक जो मिल करके किसी बोरोवर को दे देते हैं, तो हो जाएगा सिंडिकेटेड लेंडिंग। लेकिन जब कोई बैंक जो है एक लिमिट लगाता है किसी अपने कस्टमर को, चाहे वो क्रेडिट कार्ड देता है, चाहे होता है ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, ये बैंक टर्म यूज होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि किसी बड़े बड़े अच्छे गुड कस्टमर को बैंक जो है एक देता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तब भी आप पैसा विड्रॉ कर लेंगे कुछ दिन के लिए, और जैसे पैसा आपके पास अकाउंट में आएगा बैंक उससे काट लेगा। जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेसमैन है, ओडी की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई पेट्रोल पंप चलाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, पैसे का बहुत लेन देन होता है। कई बार आपको चेक देना होता है किसी को, अकाउंट में पैसे नहीं है, तो बैंकों ने अपने गुड कस्टमर के लिए किया कि मान लो आपने किसी को 10 लाख चेक दे दिया और आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, और आप चेक बाउंस हो जाएगा, तो आप बिजनेसमैन का क्रेडिट खराब हो जाएगा। लेकिन बैंक जानता है कल होगा इसका 10 लाख रुपए फिर आ जाएगा, तो बैंक आपको दिया है फैसिलिटी कि कोई बात नहीं, अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, आपने 10 लाख का चेक दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम आपके 10 लाख का चेक क्लियर कर देंगे और 8 लाख आप पे कर्जा हो गया। और जैसे ही कल चाहे परसों 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो उस 8 लाख रुपए को हम काट लेंगे, और जो भी उतने दिन का इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। इससे क्या होता है, बैंक को भी फायदा होता है कि इंटरेस्ट मिल गया, और कस्टमर को फायदा होता है उसका चेक बाउंस नहीं हुआ, है ना। तो ओडी दिया था, तो एक लिमिट होता है। तो क्रेडिट लाइन जो है एक ओडी है, एक वो क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैंक जो है अपने कस्टमर को एक लिमिट देता है, उससे ज़्यादा उतने तक आप लोन ले सकते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेंडिंग जो सिंडिकेटेड लेंडिंग है वो लमसम में होता है, और ये जो है क्रेडिट लाइन का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। यानी दोनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हो गए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, क्या दिएगा ऑप्शंस, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन क्या स्टेटमेंट 1 जो है 2 जो है स्टेटमेंट 1 का सही से एक्सप्लेनेशन है, सही से व्याख्या है, जो हिंदी में कहते हैं हम लोग, ठीक है। जबकि सेकंड कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट जो ऑप्शन ए होगा वो सही बिल्कुल नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डजंट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। यानी 1 और 2 दोनों सही तो हैं, किंतु कथन 2 जो है कथन 1 का व्याख्या नहीं करता है। तो बिल्कुल दोनों सही हैं, क्योंकि सी और डी में क्या है, एक करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, तो सी और डी तो होगा नहीं। करेक्ट मैंने कहा दोनों है, लेकिन क्या 2 जो है 1 की व्याख्या करता है, तो बिल्कुल नहीं, 1 और 2 में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो व्याख्या इसका नहीं करता है। यानी कि बी जो है वो राइट आंसर होगा। हिंदी वाले लोग ये क्रेडिट लाइन यहाँ भी लिखा हुआ है ऋण व्यवस्था, ये सब नहीं जानिएगा, क्रेडिट लाइन ही आपका चल जाएगा, वही ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें हमने क्रेडिट लाइन जाना, इसमें हमने ये सामूहिक उधारी जाना, और सिंडिकेट लेंडिंग इंग्लिश में कहते हैं वो जाना। तो अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। केबीसी नहीं है, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि कोई इनाम नहीं मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में।
ठीक है, क्या है क्वेश्चन है? ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन है, आरबीआई से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी, इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रुपी। आपने सुना होगा नाम, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, आरबीआई ने शुरू किया था, उसके बाद अलग से क्लास हुआ है और ऑनलाइन वाले लोगों के लिए भी कोई वीडियो मैं दूंगा उस पर डिटेल्स बना करके, है ना। तो इसके बारे में, डिजिटल रुपये के संबंध के बारे में 4 स्टेटमेंट गिवन है और बताना है कौन सही है, कौन रॉन्ग है, क्या नहीं है। पहला है, इट इज़ अ सोवरियन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विद द इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। यानी सोवरियन बॉन्ड जो है, जो डिजिटल रुपी जो है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई नई राष्ट्रिक मुद्रा है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये सोवरियन मुद्रा तो है ही है। ये एक भाई सेंट्रल बोर्ड, देखो जो वो आपके करेंसी है ना, जो कि और भी आपने देखा होगा, क्रिप्टो करेंसी, ये सब करेंसी जो है वो नहीं है। आरबीआई का जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, ई रुपी भी कहते हैं, वो निश्चित तौर पे आरबीआई की करेंसी है और आरबीआई की सोवरियन है, इस पर आरबीआई का ऑथोरिटी है, वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी नहीं किया गया, इसलिए निश्चित तौर पर एक सोवरियन करेंसी है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो खैर कुछ और भी होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, लेकिन इसको भी आरबीआई के सोवरियन करेंसी यानी कंट्री करेंसी माना गया है और ये कंट्री में हर किसी को एक्सेप्टेबल है, हर किसी को इसका यूज़, हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई इसके लेन देन से मना नहीं कर सकता है, इसलिए ये सोवरियन करेंसी है, यानी कि ये राष्ट्रिक मुद्रा है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या होता है कि इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। हमने जाना है पहले भी कि जितनी भी करेंसी आरबीआई इशू करती है, चाहे वो पहले पेपर करेंसी हो और चाहे अब ये डिजिटल करेंसी हो, ये सारे आरबीआई के लायबिलिटी माने जाते हैं, ये सारे आरबीआई की देयता मानी जाती है, यानी सेकंड भी इसका सही है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। क्या ये अपने आप में मुद्रास्फीति से बीमित है, यानी बीमाकृत है, इसका इंश्योरेंस है, यानी इन्फ्लेशन अगर होगा तो क्या इसके प्राइसेस में अप एंड डाउन होंगे? तो ये बिल्कुल गलत है, इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है। इन्फ्लेशन जो है अप डाउन करने के लिए आरबीआई कई सारे रेट्स हैं, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे कई रेशियो हैं, सीआरआर, एसएलआर, उनको करती है। इस डिजिटल रुपी का, डिजिटल करेंसी का आरबीआई के इन्फ्लेशन से या कंट्री के इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी थर्ड इसका ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। फोर्थ क्या कह रहा है, इट इज़ फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ये कन्वर्टिबल है, यानी डिजिटल रुपी को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या बैंक के रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रुपी आपको मिलता है, बैंक मनी या कैश में। तो यस, ये सही है। ये आपका बताया गया हो, जो क्लास में बैठे वो जान रहे हैं कैसे कैसे इसका ऐप होता है, कैसे लेना होता है। अकाउंट में आपको जितने जितने डिनोमिनेशन के जो करेंसी है, चाहे कॉइन्स है, उतने उतने डिजिटल रुपी भी होंगे और आपने एक वैलेट में रख सकते हैं डिजिटल रुपी के फॉर्म में, है ना। तो ये बिल्कुल आप कन्वर्टिबल है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं, यानी फोर्थ आपका करेक्ट है। यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये चारों तीनों सही हैं, यानी कि आपका डी जो है वो आंसर जो है आपका सही होगा इसका 12th का। जिसमें आप कंसेप्ट पे जाने कि आखिर डिजिटल करेंसी क्या है, अलग से ऑनलाइन वाले वरी ना हो, अलग से इस पर डिजिटल रुपी पर एक वीडियो में देता हूँ, नहीं दे पाया हूँ, काफ़ी पुराना कंसेप्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैं जल्दी इसको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, 13वें क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा कथन भारत के संविधान के अनुसार सही है? ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में है, लेकिन चूंकि मैं जब पढ़ाता हूँ टैक्स वगैरह, जब पढ़ाता हूँ जीएसटी वगैरह और कई और जगह, तो वहाँ पे मैं सारे पॉइंट बताया हूँ, इसीलिए मैंने इसको अपने में लिया है। बहुत लोग कहेंगे से तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, संविधान का प्रश्न है, लेकिन चूंकि मैंने पढ़ाया है इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये पॉलिटी और आपका इकॉनमी दोनों का सेगमेंट हो गया, ठीक है।
पहला क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, यानी जो अंतर राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतरराज्यीय व्यापार ये क्या है, यह इन दो राज्यों के बीच में जो ट्रेड होते हैं। ध्यान रखिएगा ये स्टेट का नहीं होता है। मैंने अब कैसे लिंक किया इसको, जब मैं पढ़ाया हूँ टैक्सेशन तो मैं बताया था कि जो आइटम जीएसटी में नहीं है, अगर वो आइटम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उस पर सेल्स टैक्स जो है, बिक्री कर जो है कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है एज ए सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, ये केंद्र सरकार लगाता है सीएसटी। यानी है तो अंतरराज्यीय, दो राज्यों के बीच में, तो स्टेट लिस्ट में नहीं आएगा, ये कहाँ आ जाएगा, यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। और अगर कोई आइटम जीएसटी में है, अगर जीएसटी में तो सीएसटी लग गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगर वो आइटम जीएसटी में है उस पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। दो स्टेट के बीच में ट्रेड होगा उस पर आईजीएसटी लगता है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है, नहीं मिलेगा, वो आईजीएसटी मिलेगा। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को दे देती है, किस स्टेट को देना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, वो यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन टैक्स लगाता कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, इसीलिए इसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। ये दोनों आर्टिकल 269 है, ये 269A है। यानी कोई आइटम जीएसटी में नहीं है और तब उसका दो राज्यों के बीच में ट्रेडिंग होता है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है सीएसटी के फॉर्म में। अगर दो राज्यों के बीच में होता है और जीएसटी में आइटम है तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। यानी कि ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, यानी ए रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, यानी दो राज्यों के बीच में माइग्रेशन होता है। ये मैंने इकोनॉमी में कई बार बात किया है, वो क्या स्टेट लिस्ट में होगा, तो नहीं, ये भी कहाँ होगा, क्योंकि दो राज्यों की बात है। एक राज्य से लोग जब दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं कोई अपना जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो फिर इंट्रा स्टेट नहीं हुआ, इंटर स्टेट हो गया, दो राज्यों के बीच हो गया, तो वहाँ पर भी केंद्र सरकार ही देखती है, इसीलिए इसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया। सी क्या हो गया, इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, है ना। कोविड के समय में क्वारंटाइन वगैरह का आया था इशूज वगैरह, वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, यूनियन लिस्ट, क्योंकि कोविड जो था वो बड़ा ही नेशनल इशूज था, पूरे देश भर का प्रॉब्लम था, इसीलिए उसको क्या किया गया, वो इंटर स्टेट भी क्वारंटीन होगा। यानी जब देखे ना दिल्ली से लोग कई अलग अलग अपने राज्यों में गए, बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, मुंबई से लोग आए, है ना, तो वो लोगों के लिए जो रूल्स रेगुलेशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात किया, तय किया, इसीलिए उसको यूनियन लिस्ट में कहा जाता है। ठीक है। डी जो है, डी क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स बिल्कुल स्टेट लिस्ट का नहीं है। कॉर्पोरेशन टैक्स किस में आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स किस में आता है, तो वो यूनियन लिस्ट में आता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। यानी कि ए, बी और डी तीनों रॉन्ग है, यानी सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो 13th का आंसर जो है सी हो गया। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग 14th पर। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति बंधन अभियान। है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने कि ये, अब इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए। नारी शक्ति बंधन, जिसमें फीमेल को क्या दिया गया है, वीमेन को रिजर्वेशन दिया गया है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में, है ना। लोकल गवर्नमेंट में पहले से ही था, जानते ही आप लोग, पंचायत वगैरह में है फीमेल का रिजर्वेशन, लेकिन ये उसमें नहीं है यूनियन में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो लोकसभा और विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन का रिजर्वेशन नहीं है, उसी के लाया गया। कई वर्षों की ये एफर्ट थे और बाद में फाइनली अभी इसमें आया। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोविजंस विल बी कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। ये प्रोविजंस 18th लोकसभा नहीं थे, ये 17th लोकसभा में ही हुआ था। 18th तो भी फॉर्म हुआ, 17th में पिछला लोकसभा।
सेकंड कह रहा है दिस विल बी इन फोर्स ऑफ 15 ईयर आफ्टर द बिकमिंग एक्ट, ये भी टाइम लगेगा, जब डीलिमिटेशन का लागू होगा तो उसके करीब 15 साल लग ही जाएंगे और ये उसी समय लागू हो गया, यानी सेकंड सही है। थर्ड कह रहा है देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वीमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ये बिल्कुल सही है। यही जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्व होंगे उसमें से भी शेड्यूल्ड कास्ट के वीमेन का रिजर्वेशन दिए। अभी इंडिया में है, अपने कंट्री में एमएलए और एमपी के इलेक्शन में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व हैं। आप देखा होगा कई ऐसे राज्य में इलाके होते हैं जो कि सुरक्षित लिखा जाता है, रिजर्व लिखा जाता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जहाँ उनकी नंबर्स, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो एक इस बिल में, इस एक्ट में प्रोविजंस है कि अगर किसी स्टेट में ऐसा कुछ है कि ये किसी सीट पर ऐसा है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, उसमें से विमेन के लिए मान लो कि 10 सीट रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो 10 में से भी 3 जो दे दिया जाएगा किसको, शेड्यूल्ड कास्ट के विमेन के लिए, ताकि विमेन पार्टिसिपेशन जो है क्या करे, बढ़े। कहाँ पर, पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में। यानी कि सेकंड और थर्ड सही है। यहाँ पे हिंदी में भी वही है, मैंने इसको हिंदी पढ़ा नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। सेकंड और थर्ड सही है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन भी ये आपके फिस्कल पॉलिसी से है और मैं कई वर्षों से इस क्वेश्चन को लिखवा रहा हूँ, इस पॉइंट को लिखवाता था मैं, और इस बार इस पर पूछा भी गया है। जो लोग के पास नोट्स होगा वो देख सकते हैं, जो फिस्कल पॉलिसी पढ़ाया है और बजट मैंने लिखवाया है, उस बजट में जो पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में कि बजट कौन बनाता है, कैसे होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, वहाँ स्टेटमेंट लिखवाया गया है, आप चाहें इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है ये क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, यानी केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, द यूनियन फिनांस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फिनेंस स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। ये स्टेटमेंट लिखवाया गया। आर्टिकल 112 में क्या लिखता है कि प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और बाय एनी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट प्रेजेंट द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट ही होता है। तो आर्टिकल 112 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ के द्वारा संसद, स्पेशली लोकसभा में, मनी बिल है तो लोकसभा में आएगा, ये लोकसभा में स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ के द्वारा क्या करेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो वर्ड है ये रॉन्ग हो गया है, इसके बदले में मैंने लिखवाया भी आप लोगों को प्रेसिडेंट, आर्टिकल 112। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ध्यान रखिएगा, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये है वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन, लेकिन जब मैं टैक्स और पढ़ाता हूँ बजट वगैरह तो वहाँ पर इसकी बात मैं करता हूँ, इसीलिए मैंने इसको खुद लिया है। पॉलिटी वाले टीचर भी इसको खुद अपने पास लेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है पॉलिटी और इकोनॉमी में, लेकिन हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग आपस में लड़ते नहीं हैं नेताओं की तरह जो आपस में लड़ते रहते हैं ज़्यादा, हम लोग नहीं लड़ते हैं। तो ये इकोनॉमी वाले भी कह सकते हैं और पॉलिटी वाले भी कह सकते हैं। जो खासकर बजट में कुछ जो चीज़ें पढ़ाते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इकोनॉमी का भी हो सकता है ना। तो सेकंड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, यानी इसका केवल 2, बी इज़ द राइट आंसर, बी ओनली। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं 16th क्वेश्चन की, है ना। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। भारत इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो अनाज परिषद है, हिंदी बनाया गया, वैसे इंग्लिश में भी हिंदी इंग्लिश लिखा है, का सदस्य है।
अब ये क्या है, ये करेक्ट है, आईजीसी का इंडिया उसका क्या है, मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा। आईजीसी एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारीय जो कह सकते हैं कि एक संगठन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्रेन्स के ट्रेड का, अनाजों के व्यापार के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है। तो ये भारत का मेंबर है, ये करेक्ट है, पहला ऑप्शन इसका पहला जो स्टेटमेंट है। सेकंड है, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर द एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट सॉरी, है ना। किसी भी देश को अगर उसको गेहूं और चावल का एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो क्या करना होगा, उसे जो है क्या करना होगा, उसे इसका मेंबर होना जरूरी है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए मेंबरशिप यानी जरूरी नहीं है। यानी अगर आप इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के मेंबर हैं तभी आप ये गुड्स का, राइस और व्हीट का एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट है, सॉरी सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। हाँ, आप नोटिस किया आपने, ठीक है। यानी वन ओनली, यानी ए इज द राइट आंसर, ए इज राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन कम टाइम लगा, जो बड़े क्वेश्चन जहाँ कंसेप्चुअल थे वहां ज्यादा लगेगा। अब है 17 क्वेश्चन, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। ये इनकरेक्ट है। भारत, आप फैक्ट जान लीजिए थोड़ा सा, भारत करता है इंपोर्ट अमेरिका से, बहुत नहीं लेकिन करता है, ठीक है। सेकंड क्या है स्टेटमेंट, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या कह रहा है, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। यानी अगर आपको, सॉरी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये नहीं करता ना, हाँ करता है, तो ये सही तो बोला मैं, स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ये लिखा है नहीं करता है, तो पहला भारत एप्पल आयात करता है अमेरिका से, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि भारत में कोई भी अगर ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवंशिक रूप से बेहतर किया गया जो कोई चीज़ मंगाते हैं, खाद्य आइटम, फूड आइटम, तो क्या आपको उससे किसी इंडिया के किसी अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा अगर इंपोर्ट करने के लिए। तो यस, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, FSSAI, सब लोग जानते होंगे, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे परमिशन लेकर के ही आप क्या कर सकते हैं, आप कोई मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फूड को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है और सेकंड जो है करेक्ट है। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कौन सा, आपका पहला तो रॉन्ग हो गया, तो स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, तो ये तो होएगा ही नहीं। स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, बट ये दोनों तो होंगे नहीं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बट ये डी जो है ये क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी और सी में चेक करने में दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया था। और ये देखो यहाँ समय बचा सकते थे हम लोग, अगर पहला हम पढ़ लेते, पहला रॉन्ग है तो सीधे हमारा पहला रॉन्ग वाला जो है एक ही ऑप्शन ही आ रहा है, 2 आ रहा है बी और डी, लेकिन बी में क्या हो रहा है कि दोनों रॉन्ग हो रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा। नहीं, बी में दो रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, बी में हमारा रॉन्ग और एक्सपेंशन रॉन्ग हो रहा है, वो सेंस है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें डी जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है ना। तो ये 2 फैक्ट थे, आप जान गए। अब आ गया 18 क्वेश्चन, अब खत्म ही कर लेते हैं। हाँ, बस 2 ही क्वेश्चन 18 और 19, तो ज़्यादा उदास मत होइए, हो जाएगा, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि with reference to the Digital India Land Record Modernization Program, consider the following statement. Land Record, Digital India Land Record Computerization Modernization Program, है ना।
ये क्या है, अब इसमें पढ़ लेते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, सारे लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इंडिया में एक प्रॉब्लम रहा है, अपने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं है, उनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है, इसके चलते बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को होती है। स्कीम शुरू किया गया 2008 वगैरह में, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, बाद में उसको चेंज भी किया गया डिजिटल इंडिया आने के बाद 2016 में इसको चेंज किया गया इस प्रोग्राम को। तो ये क्या कह रहा है, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, बिल्कुल सही है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बताया गया आप लोग, दो टाइप की स्कीम होते हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों मिल करके काम करते हैं। इस पर मैंने आपको क्लास में भी और इस पर मैंने एक वीडियो भी दिया था, बताया था आप लोगों को कि ये आप जान लेंगे। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, तो पहला करेक्ट है। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स एंड डिजिटाइज जो मैप वगैरह होते हैं ये पहला सही, इसके अंदर सरकार भू संपत्ति कैडेस्ट्रल कहते हैं उसको, मानचित्र डिजिटलीकृत किए जा रहे हैं, ये सारे डिजिटल मैपिंग करके गवर्नमेंट कर रही है इनके लिए, यानी कि सेकंड भी इसका आंसर सही है। ये फैक्ट है, आपको जानना है स्कीम्स वगैरह। एंड इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल टर्म है, इसलिए स्थानीय भाषा उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यांकित करने की पहल की गई है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने इंडिया में कई लैंग्वेज है। इंग्लिश में करो तो बौद्धों नहीं समझ पाते हैं, हिंदी में करो साउथ इंडिया वालों नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कहा गया कि नहीं, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस हैं उन सभी लैंग्वेज के अंदर इसको किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, यानी कि इसका थर्ड भी ऑप्शन सही है, यानी कि डी इसका, यानी 1 2 3 इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जो पूछा गया है 19 क्वेश्चन की। ये भी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, द एंट्री एज ग्रुप फॉर द इनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 14 ईयर। ये स्कीम है क्या, ये कि ये स्कीम जो है ये शुरू किया गया था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र में लोग हैं, उन लोगों के लिए शुरू किया गया था। जैसे जो अब कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो रिटायरमेंट होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनको तो पेंशन मिल जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई मजदूर है, कोई सब्जी वाला है, कोई रिक्शा वाला है, कोई ऑटो वाला है, उसको रिटायरमेंट के बाद, यानी एक एज होने के बाद, ओल्ड एज में आने के बाद उसको किसी टाइप का पेंशन वगैरह नहीं मिलता है। तो कहा गया कि आप लोग अपने जब यंग हैं, काम कर रहे हैं, तब कुछ पैसा आप जमा कीजिए और आपको रिटायरमेंट के बाद 60 ईयर की एज के बाद आपको उससे पैसा मंथली तौर पर मिलेगा, है ना। तो ये स्कीम लाया गया, PM श्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ये स्कीम जो है 21 to 40 के लिए नहीं है, ये 18 to 40 है, 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है ना। तो पहला आपका रॉन्ग हो गया। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, यानी जैसे जैसे आपका एज है वैसे वैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जब आपका अकाउंट होगा उस अकाउंट में आप जमा करेंगे और आपके अकाउंट से पैसा कटता जाएगा, जितना का आप कराते हैं उसमें उतना आप हर महीने कंट्रीब्यूट कीजिए, आपके अकाउंट में जमा होगा, और जब 60 डेज हो जाएगा आपका तो आपको मंथली जो है पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है, सही है, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। थर्ड है, ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल बी रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। ये भी करेक्ट है, क्योंकि मिनिमम जो है 3000 रुपये का आपको
पेंशन मिलेगा 60 ईयर के बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो थर्ड इसका करेक्ट है। 4, फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड द अनमैरिड डॉटर। ये रॉन्ग है, इसमें ऐसा कोई नहीं कहा गया है। स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स का कोई स्पाउस मतलब जो वाइफ होगी उसको 50% पेंशन मिलेगा, सिर्फ स्पाउस को मिलेगा, सन और डॉटर को इसमें नहीं मिलेगा। यानी 60 ईयर के बाद या 60 ईयर से पहले ही जो इसने कराया था उसकी डेथ हो गई तो उसके स्पाउस को, वाइफ है तो हस्बैंड को, हस्बैंड है तो वाइफ को 50% जो भी उसको मिलना था, 3 मिलना था तो 1500, 5 मिलना था 2500, 10 मिला था तो 5000, ये आपको मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। अनमैरिड वाला डॉटर वाला कंसेप्ट रॉन्ग है, यानी फोर्थ जो है रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यानी सेकंड और थर्ड करेक्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड करेक्ट, हाँ, फर्स्ट और फोर्थ आपका रॉन्ग है। यानी अब जान गए क्या पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए है, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, 18 to 40 ईयर लोगों के लिए है, और सबसे इंपॉर्टेंटली जिनकी इनकम 15,000 या उससे लेस हो वो लोग इसको करा सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, है ना। और इसमें सबके लिए अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, कोई जितना चाहे उतना करा सकता है, उसका लिमिट है। मिलेगा कितना 3000 60 ईयर की एज के बाद मिनिमम, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, आपने ज़्यादा मंथली सेविंग की है, ज़्यादा मिलेगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो स्पाउस यानी वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, हस्बैंड है तो वाइफ को मिलेगा। अनमैरिड डॉटर वगैरह का या सन वगैरह कोई प्रोविजंस नहीं है, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 and 3 ओनली, यानी बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन हमने जो कि यूपीएससी ने पूछा था पीटी 2024 में, इसके बारे में हमने बात कर ली और डिटेल्स में बात की हमने। करीब 1.5 घंटे के आसपास का हुआ है लेक्चर आपका, और डेफिनेटली ये आपका लिए काफ़ी उपयोगी होगा। कुछ कॉन्सेप्ट भी समझे होंगे, कुछ चीज़ भी जाने होंगे, और अपने और लोगों को भी बताइए इसके बारे में, और उस तक भी ये क्वेश्चन पहुंचाइए। डेफिनेटली जो यूपीएससी की या किसी पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा ही करेगा। मत सोचे कि ये PYQ है आ गया तो अब क्या आएगा, नहीं, 20% क्वेश्चन जो आते हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी और बात करते हैं। और जो ऑफलाइन वाले लोग हैं उनके लिए भी आपकी क्लास तो चलती रही है, तो क्लास आपकी चलती रहेगी, फिर हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, चलिए।